गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे और मैं आपके लिए वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2019 तक के जितने भी पेपर सीटेट के पूछे गए हैं उसमें साइंस के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस का सलूशन मैं विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस चैनल पे सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम लोग जो है वर्ष 2014 में सितंबर में पूछे गए पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और केवल क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि क्वेश्चंस के जो भी आंसर होंगे उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। पेपर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आपकी पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा गया है पिन होल कैमरा के द्वारा। देखिए पिन होल कैमरा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको वहाँ पे पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग इस पेपर की एनालिसिस भी करेंगे और एनालिसिस करके मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि आपको साइंस की तैयारी करने के लिए सीटेट यदि आप दे रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। पूरा पेपर का मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, किस बुक से पूछे गए हैं, किस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और विद एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पिन होल कैमरा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है पिन होल कैमरा के बारे में। देखिए पिन होल कैमरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है ये हमेशा छोटी साइज की बनती है, साइज में स्मॉल होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो इसकी जो इमेज होती है वो कैसे होती है, स्मॉल होती है, इन्वर्टेड होती है और कलर्ड होती है। तो देखिए यहाँ पर रंगीन, छोटा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा 4, यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रंगीन होगा और छोटा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस की एनालिसिस भी हम लोग साथ में करते हुए चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको कक्षा 6 की बुक में चैप्टर नंबर 11 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं बताता चलूँगा कि देखिए क्वेश्चन आता कहाँ से है। सीटेट में जो भी साइंस के क्वेश्चंस रखे जाते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 11 से ये क्वेश्चंस पूछा गया है, वहाँ पे आप पढ़िएगा। तो वहाँ पे पिन होल कैमरा के बारे में डिटेल में दिया हुआ है और पिन होल कैमरा के बारे में आप पढ़ लेंगे तो जो है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पिन होल कैमरा किस तरीके का होता है, कैसे पिन होल कैमरा बनाया जाता है और इससे बनने वाली जो इमेज होती है ये इमेज हमेशा स्मॉल होती है, रियल होती है और साइज में छोटी होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। देखिए इसमें आपको स्टेमेन और पिस्टिल के बारे में पूछ रहा है, पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको कक्षा 6 की जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो मैंने फ्लावर के पार्ट पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमन होता है, देखिए स्टेमन में क्या होता है, इसमें एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं और परागकोश के ही अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। और जो स्त्री केसर होता है इसमें यानी कि जो पिस्टिल होती है इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है, फिर नीचे की तरफ स्टाइल होता है और यहाँ पे नीचे फूला हुआ भाग होता है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं या बीजांड होते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो मेल पार्ट होता है उसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है और जो फीमेल पार्ट होता है इसमें क्या होता है, इसमें स्टिग्मा होता है और ये चिपचिपी होती है जिससे कि कोई भी पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे आए तो इससे चिपक जाए। उसके नीचे स्टाइल होती है और उसके नीचे ओवरी होती है और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के तौर पर मैंने ये भी आपको बताया था कि जैसे एप्पल का एग्जाम्पल ले लीजिए, पियर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वहाँ पर जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से नहीं बनता बल्कि किससे बनता है, थैलमस से बनता है। और ये थैलमस क्या होता है, ये पूरा का पूरा फ्लावर, ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये फ्लावर वाली पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा फ्लावर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर लगा होता है ये फूला हुआ भाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं या हिंदी में इसको पुष्प आसन कहते हैं। और इसके नीचे होती है पेडिसिल जिसको हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं। यदि आपने वीडियो को वो वाली नहीं देखा है, आप इसके डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 6 की मैंने एनसीईआरटी डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ चेक करिए एनसीईआरटी में और वहाँ से आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं।
तो इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि जो पुंकेसर होता है उसमें परागकोश और तंतु होते हैं, और जो स्त्री केसर होती है यानी कि जो पिस्टिल होती है उसमें क्या क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक देखें तो उसकी जड़ों और पत्तियों का ऑब्जर्वेशन करने पर देखिए आपको किस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। देखिए घास की यदि आप पत्तियों को देखेंगे तो घास की पत्तियां इस तरीके से कुछ पतली पतली पत्तियां होती हैं, और इसमें जो आपको वेनेशन दिखने को मिलेगा ये वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। इसकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए पत्तियों की, तो इसमें आपको रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन नहीं दिखेगा, बल्कि कैसा दिखेगा, पैरेलल लाइंस दिखेंगी, यानी कि इसमें वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है। और अगर रूट की बात करें तो इनका रूट आप देखेंगे तो इनकी रूट जो होती है वो काफ़ी आपको यहाँ पे जाल के तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, काफ़ी घनी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इसकी जो रूट होती है वो रूट कैसी होती है, फाइब्रस होती है। तो ग्रास की लीफ में कैसा वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। और रूट में किस तरीके का स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो रूट कैसी होती है इनकी, फाइब्रस होती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा फोर्थ, यानी कि फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन इन लीफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भाग को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकाल लेता है। देखिए ये अपना आमाशय बाहर निकाल लेता है, ये कौन सा जीव होता है, ये आप क्लास 7 की NCERT में चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा। और इसका सही आंसर है स्टारफिश। स्टारफिश एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अपने आमाशय को बाहर निकाल लेती है। तो स्टारफिश, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये कक्षा 7 की NCERT में पहले चैप्टर में आपको इसका आंसर मिलेगा, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, लीफ और रूट वाला जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, लीफ वेनेशन वाला, कक्षा 6 की NCERT में चैप्टर नंबर 7 से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्र आंत और बृहत आंत की लंबाइयों का अनुपात है। देखिए क्षुद्र आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लंबाई उसकी छोटी होती है, स्मॉल उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी डायमीटर छोटी होती है, उसकी रेडियस छोटी होती है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। और इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 5:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये NCERT कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक की NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो देखिए सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। देखिए ऊष्मा का कुचालक कौन सा हो सकता है। देखिए वायु ये ऊष्मा की कुचालक होती है, जल ये भी ऊष्मा का कुचालक होता है, और प्लास्टिक ये भी ऊष्मा की कुचालक होती है। देखिए जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटल ये हीट के कंडक्टर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे एल्युमिनियम दिया है, तो ना तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ना तो ये, ना तो ये। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बच जाता है और वो है पहला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपको NCERT कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा, और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आपको इसी चैप्टर से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समुद्र समीर का कारण होता है। देखिए दोस्तों स्थल जो होता है ये पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल जो होता है ये पानी की तुलना में, यहाँ मान लीजिए कि पानी है, ये समुद्र का किनारा है, तो स्थल मंडल जो होता है ये जल्दी गर्म हो जाता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो स्थल मंडल जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके आसपास की वायु भी जल्दी गर्म हो जाएगी, और जल्दी गर्म होकर के ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी तो जो समुद्र के आसपास की ठंडी वायु है ये इसकी तरफ आएगी, इसी को हम लोग कहते हैं समुद्री समीर। तो समुद्री समीर का कारण क्या होगा कि स्थल मंडल का जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाना। और ये कब होता है, ये दिन के समय होता है ना। दिन के समय जो होता है वो स्थल मंडल वो तेज़ी से गर्म हो जाता है।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिन के समय स्थल मंडल का या स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आपके पास 3 परख नली हैं। देखिए 3 परख नली आपको दिया गया है, परख नली A, B, C, और इन तीनों में क्या है, फिनोप्थलीन का विलयन है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोप्थलीन जो होता है ये बेस में पिंक कलर देता है। बेस में कैसा कलर देता है, ये पिंक कलर देता है, और एसिड में इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये बेस में कैसा कलर देता है और एसिड में कैसा कलर देता है। तो देखिए इन्होंने कह रखा है कि ए में क्या इन्होंने भरा है, HCl भरा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा है, यानी कि अम्ल भरा है। बी में इन्होंने क्या भरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रकार का क्या है, क्षार है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है। तो सी में इन्होंने आसुत जल भरा है, जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, तो ये HOH यानी कि H2O है। अब देखिए यहाँ पे बी वाली परख नली में क्या है, क्षार भरा है, तो यहाँ पे कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर भी कलरलेस रहेगा और यहाँ पर भी कलरलेस रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए कि बी में गुलाबी हो जाएगा और ए में रंगहीन और सी में रंगहीन रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि ए वाला। देखिए दोस्तों, इसके पहले के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से पूछे गए हैं, NCERT की ही बुक से। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है और उसका ऑब्जर्वेशन करता है। देखिए दोस्तों, आपने RBC याद किया होगा, आपको पता है कि ब्लड में RBC पाई जाती है, तो RBC की जगह पे आप क्या याद कर लीजिए, RBA याद कर लीजिए। अब देखिए रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है, 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं। रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है ये बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर देखिए BA से आप क्या समझ जाएंगे कि ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं, इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का बेस है, और बेस को इंडिकेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाल कलर के लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। देखिए रेड कलर का लिटमस पेपर किसको इंडिकेट करता है या किसको परीक्षण करने के लिए यूज़ किया जाता है, बेस को। तो देखिए लाल रंग का जो लिटमस पेपर होता है, जब उस पर आप बेस डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो लाल कलर के लिटमस पेपर पे यहाँ पे जब आप उस पर बेस डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस को देखिए, कह रहा है कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल वाला नीला हो जाता है। देखिए लाल वाला नीला हो जाएगा ये तो ठीक है, लेकिन नीला वाला लाल नहीं होगा, वो नीला वाला नीला ही रहेगा। तो इसमें देखिए जो सही आंसर आपको ये मिल रहा है, ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ये सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 वाला हो जाएगा, यानी कि लाल वाला लिटमस पेपर वो नीला हो जाएगा और नीला वाला लिटमस पेपर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी दोस्तों देखिए ये आपको NCERT कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक मुट्ठी भर आप जो है मृदा ले लें, सॉइल ले लें। अगला क्वेश्चन है ये है कि अगर आप 1 गिलास पानी में एक मुट्ठी भर सॉइल लेकर के घोल दें तो इसमें आपको थोड़ी देर बाद कई परतें आपको देखने को मिलेगी। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये कौन कौन सी परत आपको देखने को मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा, और जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर होगा। तो देखिए सबसे नीचे की तरफ इसमें मिल जाएगी बजरी, सबसे नीचे की तरफ इसमें क्या मिलेगी, बजरी। और इसके ऊपर वाली लेयर में आपको मिलेगा बालू, और इसके ऊपर वाली लेयर में आपको मिलेगी क्ले यानी कि मृतिका, और इसके ऊपर आपको मिलेगा वाटर, और इसके ऊपर सड़ी गली पत्तियां मिलेंगी जिसे आप ह्यूमस भी कहते हैं। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है, और ये आपको NCERT कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देते रहिएगा, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ये सभी क्वेश्चन NCERT कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की बुक में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। देखिए गेहूं और चने जैसे अनाज को उगाने के लिए हम लोग जो है नृण्मय और दुमटी मिट्टी, यानी कि ये जो दुमटी मिट्टी होती है इसका उपयोग करते हैं, और नृण्मय मिट्टी का हम लोग जो है उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th, इसका आंसर नंबर 4th हो जाएगा। और ये भी आपको कक्षा 7 के
चैप्टर नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सॉइल के 3 प्रकार बताए गए हैं और उन तीनों प्रकारों के बारे में आपको बताया गया है और उनमें कुछ थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो भी बताया गया है। और सेम स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि गेहूँ और चना को जैसे अनाजों को ये किस प्रकार की सॉइल में ग्रो किया जाता है, सेम सेंटेंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रख दी जाती है तो ये हरे कलर की हो जाती है। देखिए हरे कलर की इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो वहाँ पे मॉइस्चर होता है उसके साथ ये जो है रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuOH का, और इसके साथ ही यहाँ पे एक कंपाउंड और बनता है जो कि है कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट बनता है जिसके कारण से इसका कलर हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 4th, यानी कि कॉपर के कार्बोनेट और कॉपर के हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि ईंधन के ऊष्मीय मान को समानता नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यय किया जाता है। देखिए वैसे तो दोस्तों ईंधन को किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में भी व्यक्त किया जाता है और इसको किलो जूल प्रति किलोग्राम में भी व्यक्त किया जाता है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़े तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, जो SI यूनिट होगा, और इसकी SI यूनिट होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि आंसर नंबर 4th। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। ये दोस्तों देखिए आपको NCERT कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण तभी संभव होता है जब जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है। देखिए जल में पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की सहायता से ही थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है जो कि इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए कहाँ से पूछा गया है, ये आपको कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। तो देखिए इसमें हर एक फ्यूल का आपको ऊष्मीय मान यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको चारों के ऊष्मीय मान बता दे रहा हूँ। देखिए CNG का ऊष्मीय मान होता है लगभग 50,000 किलो जूल पर kg। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीजल की, तो इसकी होती है लगभग 45,000 किलो जूल पर kg। इसके बाद है LPG की होती है लगभग 55,000 किलो जूल पर kg, और पेट्रोल की होती है लगभग 45,800 किलो जूल पर kg। अब पूछा गया है कि सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है। तो देखिए सबसे अधिक ऊष्मीय मान इसमें किसका है, 55,000 किलो जूल पर kg, यानी कि किसका है, LPG का। तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका है, LPG का, जो कि 55,000 किलो जूल पर kg होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 यानी। और ये क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है NCERT कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 6 से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, वायु में कई गैसों का मिश्रण है। आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन जो होती है कितने % होती है, 78% होती है। ऑक्सीजन इसमें कितने % होती है, 21% होती है। अगर इनको मिला दिया जाए तो ये टोटल कितना हो गया, देखिए 99%। तो देखिए 99% तो यही पूरी गैस हो गई। अब बाकी की जो गैस है जैसे कि CO2 हो गया और जो अदर गैसेस हैं, तो बाकी की अदर गैसों का परसेंटेज अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, लगभग 1% होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि वायु कई गैसों का मिश्रण है और आयतन के अनुसार इसमें डिफरेंट परसेंटेज आपको मैंने बता ही दिया है। और इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो बाकी की गैसें हैं, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी की ये जो गैसें ये कितने % होती हैं। तो ये कितने % होंगी, लगभग 1% होंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। तो देखिए डायबिटीज़ को कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन जो होता है ये बढ़ी हुई ग्लूकोज की मात्रा को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, पैनक्रियाज से स्रावित होता है। और पैनक्रियाज दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रीशन करती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो पैनक्रियाज दोनों तरीके की ग्लैंड है, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है, मतलब कि जो बाकी 3 से डिफरेंट हो। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखिए दोस्तों इसमें से फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। दो सरफेस जब उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है और ये उनके सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। देखिए बाकी की जो 3 फोर्स यहाँ पे दिए गए इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ये जो फोर्स होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r² के, यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो डिफरेंट है वो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। और दोस्तों ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 12 में, साइंस कक्षा 8 चैप्टर नंबर 12 में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे वो भी आपको कक्षा 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 में आपको वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है? देखिए गाइटर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घेंगा बोलते हैं। देखिए गाइटर इसको हम लोग घेंगा भी बोलते हैं। देखिए ये होता है थायराइड ग्लैंड के कारण। देखिए जब हम लोग भोजन में आयोडीन की कम मात्रा को इस्तेमाल करते हैं तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाना, और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है ये आयोडीन की सहायता से। तो जब कोई भी जीवधारी आयोडीन का कम सेवन करता है, आयोडीन को कम मात्रा में खाता है, तो उसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में बनता है। और इस ग्लैंड को ऐसा लगता है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रही है, और थायरॉक्सिन हार्मोन को पर्याप्त मात्रा में बनाने के लिए ये ग्लैंड अपनी साइज को बढ़ाना शुरू कर देती है, और इसी ग्लैंड के साइज में बढ़ने के कारण ये घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ये संबंधित है किससे? थायराइड ग्लैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th, यानी कि थायराइड। देखिए ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 10 से पूछा गया है। देखिए दोस्तों यदि हम इस पेपर का विश्लेषण करें तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एनसीईआरटी कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 से ही पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन इन तीनों बुक से बाहर नहीं है। तो दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की बुक को ही पढ़ना चाहिए। और यदि आपने इन किताबों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने चैनल पे कक्षा 6 की लगभग सारे चैप्टर पढ़ा करके उस पर मैंने वीडियो डाल दिए हैं। आप वहाँ पे जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें पेडागोजी के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैंने पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बट आने वाले समय में मैं पेडागोजी के भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिए 20 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की बुक से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन जो पेडागोजी कराए जाते हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको जल्दी ही कराऊंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्ष 2019 तक के जितने भी सीटेट के पेपर अब तक हुए हैं, वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2019 तक के, इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे साइंस के क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सीटेट के पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।